हरी भरी वादियों और शांत बहती नदी के किनारे बसा था सूरजपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां लोगों की असली दौलत उनकी मेहनत और आपसी प्यार था। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ का हर इंसान अपने काम में लग जाता था। इसी गांव में रहते थे 3 भाई, रघु, श्रवण और प्रकाश, और उनकी पत्नियां सीमा, राधिका और रमा। तीनों बहुएं पूरे गांव में अपनी मेहनत, समझदारी और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। तभी राधिका रसोई से बाहर आती है। आज सुबह की हवा कितनी ठंडी और प्यारी लग रही है। लगता है मौसम हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दीदी, मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। खेत जाने से पहले सब खाना खा लेंगे तो दिन भर ताकत बनी रहेगी। तुम हमेशा सबका कितना ध्यान रखती हो राधिका। घर और खेत दोनों संभालना है दीदी, तभी तो परिवार खुश रहेगा। उसी समय रमा सिर पर बीजों की टोकरी लेकर आती है। देखिए दीदी, मैंने नए बीज भी तैयार कर लिए हैं। इस बार अगर मेहनत अच्छी रही ना तो हमारा खेत पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल देगा। तुम्हारा उत्साह देखकर मन खुश हो जाता है रमा। तीनों बहुएं बातें कर ही रही थी, तभी रघु बाहर आता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है, आज बादल भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर शाम तक बारिश हो गई तो खेत को बहुत फायदा होगा। तभी श्रवण और प्रकाश भी वहां आ जाते हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ जरूर देंगे। सही कहा भैया, हमारे खेत की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती है। बात करने के बाद तीनों भाई खेत की ओर निकल जाते हैं। दोपहर का समय है, सभी खेत में हैं और दोपहर में पत्नियां खाना ले जा रही हैं। इस मिट्टी की खुशबू ही अलग है। हर बार ऐसा लगता है जैसे धरती माँ हमारी मेहनत का आशीर्वाद दे रही हो। हाँ भैया, इस बार मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ लग रही है। अगर मौसम ने साथ दिया ना तो हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। मौसम साथ दे या ना दे, हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। उसी समय सीमा, राधिका और रामा पानी और खाना लेकर खेत की ओर आती हैं। आप लोग सुबह से लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। अरे, खेत में काम करते करते थकान कहाँ महसूस होती है? थकान नहीं होती, लेकिन भूख तो लगती होगी। पहले पानी पी लीजिए, फिर काम शुरू करना। इतनी धूप में शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। सच कहूं सीमा भाभी, अगर तुम तीनों हमारा साथ ना दो तो शायद हम इतना बड़ा खेत कभी संभाल ही ना पाते। देखिए, नए पौधे कितने अच्छे निकल रहे हैं। बस कुछ ही महीनों में पूरा खेत फसल से भर जाएगा। और जब कटाई होगी ना, तब पूरा आंगन अनाज से भर जाएगा। उस दिन पूरे गांव को दावत देंगे। हाँ, और इस बार मंदिर में भी बड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे। उस खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगता था, वहां उगती थी मेहनत, प्यार और परिवार की एकता। तीनों भाई और उनकी पत्नियां हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते थे, लेकिन दूर कहीं कोई उनकी इस खुशी को देखकर जल रहा था। शाम का समय है, सभी लोग खेत से घर लौट आए हैं। तभी गांव के कुछ लोग घर आते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी एक किसान बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे जैसा खेत तो मैंने पूरे सूरजपुर में नहीं देखा। देखो ना कैसे फसल चमक रही है। सच कह रहे हो, लगता है जैसे धरती पर हरी चादर बिछी हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों किसान अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगली सुबह सेठ भैरव सिंह घूमते घूमते उसी खेत की ओर आ जाता है। तभी नौकर बोलता है, मालिक, यही वो खेत है
जिसके बारे में पूरा गांव बात करता है। इतनी उपजाऊ जमीन, हर साल इससे ढेर सारा अनाज निकलता होगा। हाँ मालिक, कहते हैं इस खेत की फसल सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसी जमीन गरीब किसानों के पास अच्छी नहीं लगती। तो क्या आप इसे खरीदेंगे मालिक? खरीदूंगा नहीं, इसे अपना बनाऊंगा। जहां मेहनत और खुशियां होती हैं, वहां अक्सर लालच अपनी नजरें गड़ा देता है। सेठ भैरव सिंह के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर उस खेत को हासिल करना। सूरजपुर गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसका नाम सुनते ही गरीब किसानों के चेहरे पर डर उतर आता था। वो था सेठ भैरव सिंह, एक लालची और निर्दयी जमींदार जिसने चालाकी और डर के बल पर कई गरीबों की जमीन हड़प ली थी। मालिक, कहते हैं उस खेत की फसल पूरे इलाके में सबसे ज्यादा बिकती है और गांव वाले इस परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत? गरीब लोगों को जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मालिक, वो परिवार बहुत सीधा और मेहनती है। गांव वाले भी उनका साथ देते हैं। तभी सेठ जोर जोर से हंसने लगता है। गांव वालों का साथ। जब आदमी के पास ताकत और पैसा होना, तो लोगों का साथ पल भर में बदल जाता है। इतनी उपजाऊ जमीन अगर मेरे हाथ लग जाए तो मेरा अनाज का व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे मालिक? मैं सेठ भैरव सिंह हूं। जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं खरीदता नहीं, छीन लेता हूं। सेठ भैरव सिंह की लालची नजर अब उस खेत पर टिक चुकी थी और जब भी उसके मन में लालच जागता था, किसी न किसी गरीब का सब कुछ बर्बाद हो जाता था। उस रात सेठ भैरव सिंह के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, तीनों बहुओं का उपजाऊ खेत। लालच उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुका था कि उसे अब सिर्फ जमीन दिखाई दे रही थी। तभी उसका नौकर अंदर आता है। मालिक, आपने बुलाया था? हाँ, बैठो नहीं, ध्यान से सुनो। तुमने देखा ना वो खेत? इतनी उपजाऊ जमीन अगर मेरे हाथ आ जाए तो पूरा इलाका मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन मालिक, वो परिवार बहुत सीधा और मेहनती है। गांव वाले भी उनका साथ देते हैं। अरे बेवकूफ, सीधे लोग ही सबसे आसान शिकार होते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और मैं उनकी कमजोरी ढूंढ कर ही रहूंगा। तो अब क्या करेंगे मालिक? कल सुबह से खेल शुरू होगा। पहले डर पैदा करेंगे, फिर मजबूरी, और आखिर में वो खेत मेरा होगा। उन्होंने विरोध किया तो? गरीब लोग ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते। थोड़ा डर, थोड़ा दबाव, और आखिर में इंसान टूट जाता है। कल नकली कर्ज के कागज तैयार करो। हम कहेंगे कि उनके पिता ने मुझसे बहुत पैसा लिया था। ये तो कमाल की योजना है मालिक। इस गांव में आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया है। कल से उन लोगों की खुशियां खत्म और उनकी मुसीबत शुरू होगी। अगली सुबह सभी लोग खुशी खुशी खेतों में काम कर हैं। उन्हें पता नहीं था कि मुसीबत आने वाली है। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जो उनकी खुशियां छीनने की कोशिश करेगी। तभी अचानक सेठ भैरव सिंह उनके नौकरों के साथ खेत में आ धमकता है। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान साफ दिखाई देती है। तो तुम लोग बड़े आराम से खेती कर रहे हो। हम मेहनत करते हैं सेठ जी।
मेहनत करने वालों को डर किस बात का? डर? अब तुम्हें डरने की वजह मिलने वाली है। सीधे सीधे कहिए, क्या बात है? तभी सेठ अपने नौकर को इशारा करता है। नौकर एक पुराना थैला खोलकर कुछ कागज निकालता है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने कई साल पहले मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। क्या? हमारे पिताजी ने? हाँ, और अब वो कर्ज तुम लोगों को चुकाना होगा। ये झूठ है। हमारे पिता ने कभी किसी से उधार नहीं लिया। हमारे बाबूजी ईमानदार इंसान थे। अगर ऐसा था तो हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया गया? सेठ चालाक मुस्कान के साथ कागज आगे बढ़ाता है और बोलता है, क्योंकि अब समय आ गया है हिसाब बराबर करने का। ये देखो, तुम्हारे पिता के अंगूठे का निशान और कर्ज का पूरा हिसाब। ये नकली है। हमारे बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जुबान संभाल कर बात करो, मेरे पास सबूत है। हम इस झूठ को नहीं मानेंगे। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो ये खेत मुझे देना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कर्ज चुकाओ या जमीन छोड़ दो। मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा, तब तक सोच लेना। सेठ भैरव सिंह ने अपने झूठ और चालाकी का जाल बिछा दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तीनों बहुएं इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थीं। सेठ भैरव सिंह के झूठे आरोप ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। जिस खेत को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, अब उसी पर खतरा मंडरा रहा था। अगर पंचायत ने सेठ की बात मान ली तो? अगर सच में हमें खेत छोड़ना पड़ा तो? इतनी जल्दी हिम्मत हारना ठीक नहीं है। मैं हिम्मत नहीं हार रहा, लेकिन डर लग रहा है। ये खेत सिर्फ जमीन नहीं है, यही हमारी जिंदगी है। हमने बचपन से बाबूजी को इसी खेत में मेहनत करते देखा है। अगर ये खेत चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? गांव वाले भी अब बातें करने लगे हैं। कुछ लोग तो सेठ के कागजों को सच मान रहे हैं। सुनो सब लोग, डरने से मुसीबत छोटी नहीं होती। हम जानते हैं कि बाबूजी ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, तो फिर हम झूठ के सामने सिर क्यों झुकाएं? लेकिन सेठ बहुत चालाक इंसान है। चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। दीदी सही कह रही हैं। अगर हम अभी डर गए तो सेठ और मजबूत हो जाएगा। पर हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमें बाबूजी के पुराने कागज ढूंढने होंगे। जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। हो सकता है पुराने संदूक में कुछ जरूरी दस्तावेज रखे हों। हाँ, और जब तक सच हमारे साथ है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम लोगों की हिम्मत देखकर मुझे भी ताकत मिल रही है। शायद हम सच में अकेले नहीं हैं। पहले सब खाना खाइए। खाली पेट इंसान और ज्यादा डरने लगता है। मुसीबत बड़ी जरूर थी, लेकिन उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी उनका एक दूसरे पर भरोसा। और यही भरोसा आगे चलकर उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देने वाला था। जिस खेत को उन्होंने अपने हाथों से संवारा था, आज उसी खेत को बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी। डर उनके मन में जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था उनका हौसला। जब मैं इस घर में नई नई आई थी, तब बाबूजी ने यही कहा था कि इस खेत को हमेशा अपने परिवार की तरह संभालना। ये खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यही हमारे परिवार की पहचान है, हमारी इज्जत है। हमने कितनी मेहनत से इसे सींचा है। कभी तेज धूप में काम किया, कभी बारिश में, कभी खुद भूखे रहकर भी फसल को बचाया। और अब कोई लालची इंसान आकर इसे हमसे छीन ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सेठ भैरव सिंह को लगता है कि हम डर जाएंगे,
लेकिन उसे नहीं पता कि एक औरत जब अपने परिवार के लिए खड़ी होती है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर हमें पंचायत में जाना पड़ा तो जाएंगे। अगर हमें पूरे गांव के सामने सच साबित करना पड़ा तो वो भी करेंगे। लेकिन हम झूठ के आगे कभी नहीं झुकेंगे। आज हम तीनों कसम खाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, हम अपने खेत और अपने परिवार को बचा कर रहेंगे। आज मुझे समझ आया असली हिम्मत किसे कहते हैं। इनके रहते कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। उस सुबह तीनों बहुओं ने सिर्फ एक कसम नहीं खाई थी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की शुरुआत कर दी थी। पूरे परिवार की उम्मीद अब किसी ऐसे सबूत पर टिकी थी जो सेठ भैरव सिंह के झूठ को सबके सामने ला सके। और उसी उम्मीद में राधिका उस पुराने कमरे तक पहुंची जहां उनके ससुर पुराने कागज और जरूरी चीजें संभाल कर रखते थे। राधिका धीरे धीरे कमरे में रखे सामान को देखने लगती है। बाबूजी हमेशा कहते थे कि जरूरी कागज संभाल कर रखने चाहिए, शायद यहीं कहीं कुछ मिल जाए। वो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलती है, लेकिन उसमें सिर्फ पुराने कपड़े होते हैं। ये संदूक, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो धीरे धीरे संदूक के पास जाती है। ताला थोड़ा जंग लगा हुआ होता है। राधिका मेहनत करके ताला खोलती है। ताला खुलते ही हल्की चरमराहट की आवाज आती है। वो संदूक खोलती है। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और पुराने कागज रखे होते हैं। हे भगवान, बस कुछ जरूरी मिल जाए। अचानक उसे कपड़ों के नीचे एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कागज दिखाई देता है। ये क्या है? वो जल्दी से कागज खोलती है। अंदर जमीन के असली दस्तावेज और पुराने सरकारी कागज होते हैं। राधिका ध्यान से पढ़ती है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे खुशी लौटने लगती है। ये तो हमारे खेत के असली कागज हैं। इसमें साफ लिखा है कि जमीन पूरी तरह हमारे परिवार के नाम है और कहीं भी किसी कर्ज का जिक्र नहीं है। दीदी, सीमा दीदी। क्या हुआ राधिका? दीदी, हमें मिल गए। हमारे खेत के असली दस्तावेज मिल गए। सच में? दिखाइए। अब सेठ का झूठ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाबूजी, आपने हमें बचा लिया। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कल पंचायत में सच सबके सामने होगा। अंधेरे और डर के बीच आखिरकार उम्मीद की रोशनी मिल चुकी थी। अब तीनों बहुएं सिर्फ अपने खेत के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए लड़ने वाली थीं। रात का समय, आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा है। पूरे सूरजपुर गांव में शांति छाई हुई है। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके हैं। दूसरी तरफ सेठ भैरव सिंह की हवेली में अभी भी रोशनी जल रही है। हवेली के बड़े कमरे में सेठ बेचैन होकर टहल रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तभी हवेली के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। एक आदमी जल्दी जल्दी अंदर आता है। वो सेठ का जासूस होता है, जो अक्सर गांव की खबरें लाकर देता है। मालिक, मालिक, बड़ी खबर है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों आए हो? मैं अभी उनके घर के पास से आ रहा हूं। किसके घर से? रघु, श्रवण और प्रकाश के घर से। जल्दी बोल, क्या देखा तुमने? मालिक, आज रात राधिका पुराने स्टोर वाले कमरे में गई थी। वहां एक पुराना संदूक रखा था। फिर? उसने संदूक खोला
और उसमें से कुछ पुराने कागज निकाले। कौन से कागज? मालिक, लगता है उन्हें खेत के असली दस्तावेज मिल गए हैं। क्या कहा तुमने? मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरा परिवार बहुत खुश था। वे बार बार उन कागजों को देख रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मालिक, मैंने उन्हें यह कहते भी सुना कि अब पंचायत में सच सामने आएगा। पहली बार सेठ भैरव सिंह को महसूस हुआ कि उसका खेल बिगड़ सकता है। अगर असली दस्तावेज पंचायत तक पहुंच गए तो उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। अब मुझे समझ आया कि वे लोग इतने निडर क्यों हो गए हैं। मालिक, अब क्या करेंगे? अगर वे दस्तावेज पंचायत तक पहुंच गए तो मैं हार जाऊंगा। तो क्या हम उन कागजों को चुरा लें? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा परिवार उन कागजों की रक्षा कर रहा होगा। लेकिन अगर खेत ही बर्बाद हो जाए तो उनके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी। आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? अब उन्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लालच ने सेठ भैरव सिंह की सोच को पूरी तरह अंधा कर दिया था। अब वो सच को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तभी सेठ अपने आदमियों को बुलाने लगता है। सबको बुलाओ, आज रात एक नया खेल शुरू होगा। जैसा हुक्म मालिक। उधर तीनों बहुएं इस बात से खुश थीं कि उन्हें सच का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। लेकिन इधर हवेली में उनके खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश तैयार हो रही थी। असली दस्तावेज मिलने की खबर ने सेठ भैरव सिंह की नींद उड़ा दी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर पंचायत तक सच पहुंच गया तो उसका झूठ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरी चाल को चुनौती दी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। तभी उसके 3 भरोसेमंद आदमी कमरे में आते हैं। मालिक, आपने हमें बुलाया था? क्या कोई नया काम है? बस हुक्म दीजिए मालिक। हाँ, काम है, और ऐसा काम है जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस हुक्म दीजिए मालिक। ये वही खेत है जिसे मैं अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। लेकिन मालिक, पंचायत तो कल है। यही तो समस्या है। अगर कल पंचायत में वे असली दस्तावेज दिखा देंगे तो पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? मुझे उनकी सबसे बड़ी ताकत तोड़नी है। सबसे बड़ी ताकत? हाँ, उनका खेत। आज रात खेत में घुस जाओ, फसल को नुकसान पहुंचाओ, पानी की नालियां तोड़ दो, खेत को ऐसा बना दो कि उन्हें लगे उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मालिक, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? चेहरे ढक लेना। अंधेरा इतना है कि कोई कुछ नहीं देख पाएगा। लेकिन गांव वाले जाग गए तो? तुम लोग हमेशा डरते क्यों रहते हो? काम करने आए हो या बहाने बनाने? माफ कीजिए मालिक। जो काम पूरा करेगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। फिर तो सुबह तक खेत का नामो निशान बदल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक। याद रखना, मुझे सिर्फ खेत का नुकसान नहीं चाहिए, मुझे उनका हौसला तोड़ना है। समझ गए मालिक। और सुनो, अगर मौका मिले तो ऐसा सबूत भी छोड़ देना जिससे लोगों को लगे कि ये कोई प्राकृतिक नुकसान है। बहुत चालाकी वाली बात है मालिक। इसी चालाकी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है।
लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। सेठ भैरव सिंह भी अब उसी अंधेरे में डूब चुका था। कल सुबह जब वे अपना उजड़ा हुआ खेत देखेंगे तो उनकी सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। उधर परिवार आने वाले कल के सुनहरे सपने देख रहा था और इधर अंधेरे में उनकी मेहनत को मिटाने की साजिश पूरी हो चुकी थी। लेकिन सेठ नहीं जानता था कि हिम्मत और एकता को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उधर सेठ भैरव सिंह के आदमी खेत को नुकसान पहुंचा रहे थे और इधर पूरा परिवार इस खतरे से अनजान था। खेत में नकाबपोश आदमी फसल रौंद रहे हैं और पानी की नालियां तोड़ रहे हैं। उसी समय गांव का एक चरवाहा अपनी बीमार गाय को खोजते हुए खेतों की तरफ से गुजर रहा होता है। अरे, ये लोग इतनी रात को खेत में क्या कर रहे हैं? हे भगवान, ये तो रघु, श्रवण और प्रकाश के खेत को बर्बाद कर रहे हैं। चरवाहा तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। चरवाहा हाफता हुआ परिवार के घर पहुंचता है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी सबकी नींद खुल जाती है। इतनी रात को कौन आया है? जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में कुछ लोग घुस गए हैं। क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे लोग फसल खराब कर रहे हैं और नालियां तोड़ रहे हैं। जरूर सेठ के आदमी होंगे। हाँ। एक पल भी बर्बाद मत करो, चलो। सभी लोग मशालें और लाठियां उठाते हैं और खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मुसीबत बड़ी थी, लेकिन इस बार परिवार को समय रहते खबर मिल गई थी। अब वे अपनी मेहनत को बचाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके थे। हे भगवान, इन्होंने हमारी फसल का कितना नुकसान कर दिया। इतनी मेहनत से उगाई हुई फसल को बर्बाद कर दिया। हमारे खेत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपने काम से काम रखो, चुपचाप वापस चले जाओ। हमसे उलझना तुम्हें महंगा पड़ेगा। उन लोगों ने सोचा था कि रात के अंधेरे में सब डर जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बहुएं अपने परिवार और खेत के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकती हैं। तुम लोग चाहे जितने भी हो, आज यहां से बिना जवाब दिए नहीं जाओगे। जिस खेत के लिए हमने दिन रात मेहनत की है, उसे यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बहादुरी दिखा रहे हो। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरा गांव यहाँ पहुंच जाएगा। मैंने पहले ही कई गांव वालों को खबर दे दी है। क्या सच में गांव वाले आ रहे हैं? अगर पकड़े गए तो मालिक भी नहीं बचा पाएगा। तुम लोगों ने हमारी फसल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। गांव वाले सचमुच आ रहे हैं। नहीं प्रकाश, उन्हें जाने दो। अब उनका सच ज्यादा देर नहीं छिपेगा। आज इन्होंने हमारी फसल पर हमला किया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब हम सच को पूरे गांव के सामने लाकर रहेंगे। उस रात तीनों बहुओं ने सिर्फ अपने खेत की रक्षा नहीं की, बल्कि पूरे गांव को ये दिखा दिया कि हिम्मत और एकता के सामने डर टिक नहीं सकता। रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके निशान अभी भी खेत में दिखाई दे रहे थे। फिर भी परिवार हार मानने के बजाय नए हौसले के साथ खड़ा था। देखो दीदी, कितनी फसल खराब हो गई। नुकसान जरूर हुआ है,
लेकिन हमारी मेहनत अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, हम सच जानते हैं। बेटियों, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारा खेत नहीं, पूरे गांव का खेत है। आप सबका इतना साथ देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया है। जब गांव का एक परिवार मुसीबत में हो तो बाकी लोग चुप नहीं बैठते। कल रात उन्होंने हमारी फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आज पूरा गांव मिलकर उसे फिर से खड़ा कर रहा है। उस सुबह सूरजपुर के लोगों ने साबित कर दिया कि एकता की ताकत किसी भी लालच से बड़ी होती है। दोपहर का समय, गांव के बीचों बीच विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई है। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा हैं। पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग सब उत्सुकता से पंचायत का फैसला सुनने आए हैं। एक तरफ सीमा, राधिका, रामा, रघु, श्रवण और प्रकाश खड़े हैं। दूसरी तरफ सेठ भैरव सिंह अपने 2 आदमियों के साथ घमंड से खड़ा है। आज का दिन सूरजपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सालों से लोगों को डराने वाला सेठ भैरव सिंह पहली बार पंचायत के सामने जवाब देने के लिए खड़ा था। पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें। मुखिया जी, ये जमीन मेरी है। इन लोगों के पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुकाने के कारण ये खेत अब मेरा है। ये रहे सबूत। मुखिया जी, ये कागज झूठे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ हम नहीं, तुम बोल रहे हो। हमारे परिवार ने कभी ऐसा कोई कर्ज नहीं लिया। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। सेठ को पूरा विश्वास था कि उसके झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि सच्चाई उसके सामने आने वाली है। मुखिया जी, हमारे पास भी कुछ है। ये दस्तावेज हमें हमारे पुराने संदूक से मिले हैं। और यही हमारे खेत की असली पहचान है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुखिया जी, ये तो असली सरकारी दस्तावेज लग रहे हैं। पंचायत को कुछ समय चाहिए। हम सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे। एक तरफ सच था, दूसरी तरफ लालच। अब फैसला पंचायत के हाथ में था। सालों से छिपा हुआ सच अब सबके सामने आने वाला था। एक तरफ लालच और झूठ था, तो दूसरी तरफ मेहनत और सच्चाई। मुखिया और गांव के 2 बुजुर्ग किसान दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। अगर ये कागज सच में असली निकले तो सब खत्म हो जाएगा। इन कागजों में साफ लिखा है कि ये जमीन रघु, श्रवण और प्रकाश के परिवार की पैतृक संपत्ति है। मुखिया जी, इन कागजों पर सरकारी मुहर भी है और तारीखें भी सही हैं। हाँ, और इनमें कहीं भी किसी कर्ज का जिक्र नहीं है। नहीं, ये कागज नकली हैं। अगर ये नकली हैं, तो फिर हमारे दादाजी के नाम और सरकारी रिकॉर्ड इसमें कैसे हैं? और ये दस्तावेज वर्षों से हमारे पुराने संदूक में सुरक्षित रखे हुए थे। हमने किसी से कुछ नहीं छीना, हम सिर्फ अपना हक बचा रहे हैं। सेठ, इन कागजों में कई गलतियां हैं। कैसी गलतियां? यहाँ जो मोहर लगी है वो उस समय की सरकारी मोहर से मेल नहीं खाती। और जिस अधिकारी के हस्ताक्षर बताए गए हैं, उस समय वो इस पद पर था ही नहीं। झूठ की नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई की एक किरण उसे गिरा देती है। पंचायत ने सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है। सीमा, राधिका और रामा के परिवार के दस्तावेज पूरी तरह असली हैं और सेठ भैरव सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली पाए गए हैं।
सारे सबूत तो सामने हैं। सच सामने आ चुका था, झूठ बेनकाब हो चुका था। अब पूरे सूरजपुर को पंचायत के अंतिम फैसले का इंतजार था। सेठ भैरव सिंह, तुमने झूठे दस्तावेज बनाकर एक मेहनती परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की। तुमने गांव वालों को डराया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और अपने लालच के लिए अन्याय का रास्ता चुना। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पंचायत अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रही है। आज के बाद सेठ भैरव सिंह किसी भी किसान की जमीन पर झूठा दावा नहीं कर सकेगा और भविष्य में किसी गरीब को डराने या उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं करोगे। उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। जी मुखिया जी। पंचायत की कार्यवाही समाप्त होती है। सूरजपुर की पंचायत ने साबित कर दिया कि न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरे समाज को नई दिशा देता है। सालों तक अपने धन और ताकत के बल पर दूसरों को डराने वाला सेठ भैरव सिंह आज पहली बार न्याय के सामने झुक गया था।